Hi, today I discuss nucleic acid in details. न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें दो मैक्रोमॉलिक्यूल आते हैं, एक आरएनए आता है और एक डीएनए आता है। एक आरएनए आता है और एक डीएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बात हम जानते हैं। जो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, केवल कुछ वायरस के अंदर ही ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। लेकिन जो डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली तीन ही चीज़ों से बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक शुगर होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए एंड आरएनए, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों को एसिडिक नेचर प्रदान करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज लाता है, उसकी जिम्मेदारी फॉस्फेट की होती है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, शुगर की बात करें, तो शुगर जो होता है, राइबोज शुगर जो पाया जाता है वो आरएनए के अंदर होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। चाहे राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, दोनों ही 5 कार्बन की शुगर होती हैं, पेंटोज शुगर होती हैं। लेकिन आरएनए के अंदर जो शुगर पाया जाता है उसके सेकंड कार्बन पर यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, जिससे ये रिएक्टिव हो जाता है और रिएक्टिव होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू डीएनए कम हो जाती है, यानी कि लेस स्टेबल हो जाता है। और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन जो है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और एज कम्पेयर टू आरएनए ये आरएनए से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस में दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक प्यूरिन में क्लासिफाई किया गया है और एक पायरिमिडीन में क्लासिफाई किया गया है। जो प्यूरिन होता है, जो पायरिमिडीन होता है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखने की ज़रूरत है। जो प्यूरिन होता है उसमें दो नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। और पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि याद कैसे होगा, तो इसके लिए कट पाई से याद रख सकते हैं। कट पाई यानी कि CUT और PI से हो जाएगा पायरिमिडीन। एक ही को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। एडेनिन जो होता है इस तरह से यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा होता है और इस तरह से इसकी नंबरिंग जो होती है, एडेनिन में डबल रिंग होती है, एक पायरिमिडीन रिंग होती है और एक इमेडिजोल रिंग होती है। इसी की वजह से इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर कार्बन भी कहीं कहीं पर अवेलेबल है, इस वजह से हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। 10 ग्रुप को ध्यान रखना है, यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। एडेनिन में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए और ग्वानिन में भी डबल रिंग होती है, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर पर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है और 2 नंबर पर NH2 ग्रुप होता है। और अब बात करें पायरिमिडीन के अंदर तो 3 स्ट्रक्चर आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है यहाँ भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पर कीटोनिक ग्रुप है, 4 पर अमीनो ग्रुप है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, NCERT में दिया हुआ है। यूरेसिल में होता है कि जो सेकंड और 4 पर कीटोनिक ग्रुप होता है, इस तरह से। और ये यूरेसिल पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि केवल RNA के अंदर ही पाया जाता है और DNA के अंदर ये कभी भी नहीं पाया जाता है। और थाइमिन की बात करें तो थाइमिन पर ये यूरेसिल ही होता है, लेकिन इसके 5 नंबर पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। मिथाइल ग्रुप के अटैच होने से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो थाइमिन का अगर हम अदर नाम देखें तो उसका अदर नाम हो जाएगा 5 मिथाइल यूरेसिल। और ये एक बात यहाँ पर भी याद रखना है कि थाइमिन जो है केवल DNA के अंदर पाया जाता है। अगेन हम बात को रिपीट करते हैं कि यूरेसिल केवल RNA में पाया जाता है और थाइमिन जो होता है केवल DNA के अंदर पाया जाता है, केवल DNA के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है फॉस्फेट ग्रुप और एक है शुगर और एक है नाइट्रोजनस बेस। लेकिन ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनता है, अब हम इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है हेडिंग कि हाउ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है।
तो इसके बारे में हम देखें तो क्या होता है कि सबसे पहले जो शुगर होती है, शुगर के 1 नंबर के कार्बन से और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के, अगर ये पायरिमिडीन है तो पायरिमिडीन के 1 नंबर के नाइट्रोजन से अटैच होगा, और अगर ये प्यूरिन है तो प्यूरिन के 9 नंबर के नाइट्रोजन से अटैच होगा। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये प्यूरिन है तो प्यूरिन के 9 नंबर के नाइट्रोजन और शुगर के 1 नंबर कार्बन से अटैच होगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए कि प्यूरिन के 9 नंबर के कार्बन और शुगर के 1 नंबर के कार्बन से अटैच होगा। लेकिन हमने एग्जाम्पल साइटोसिन का लिया है जो एक पायरिमिडीन है, तो वहाँ पर 1 नंबर का जो नाइट्रोजन है 1 नंबर के कार्बन के शुगर के कार्बन से अटैच होगा। और किस तरह का बॉन्ड बनेगा, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में अटैच होते हैं तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। लेकिन ये बॉन्ड किस किस नंबर से बनता है, अगर पायरिमिडीन से अटैच हो रहा है नाइट्रोजनस बेस शुगर से तो 1:1 एडिशन होगा, और अगर यह प्यूरिन से अटैच हो रहा है तो 1:9 एडिशन होगा। साथ में मुझे एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है तो उससे न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और फिर अब इसी न्यूक्लियोसाइड से जब एक फास्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फिर इसी न्यूक्लियोसाइड से क्या होता है कि फास्फेट जब अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। अब हमें पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। लेकिन जब फास्फेट अटैच होता है तो वहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब फास्फेट अटैच होता है तो चूँकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से इसका पूरे न्यूक्लियोटाइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, तो ड्यू टू फास्फेट आता है। लेकिन हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीमर होता है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड्स का नहीं होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके साथ हम देखेंगे कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है कि हाउ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर फॉर्म। तो अब हम नाइट्रोजनस बेस को ऐसा नहीं बनाएंगे, रियल डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसे मैंने दिखा दिया है कि ये डबल रिंग यानी कि ये पायरिमिडीन है। अब यहाँ पर शुगर है तो शुगर के 1 नंबर के कार्बन से नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच हो गए तो यन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन गया, और इधर 5 नंबर से फास्फेट हो एस्टर बॉन्ड बन गया। अब जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, जब यहाँ नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है और 5 नंबर से फास्फेट जुड़ा हुआ है, ये दूसरा बॉन्ड जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है तो यहाँ के जो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3rd नंबर का OH ग्रुप है वो निकल जाता है और ये इसी फास्फेट से आकर जुड़ जाता है। यानी कि एक एस्टर बॉन्ड ये और एक एस्टर बॉन्ड ये दोनों आपस में मिलाकर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, तो हमेशा याद रखें 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर सिर्फ एस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम दो सक्सेसिव यानी कि ऊपर का देखें फिर नीचे का देखें तो इधर भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता हुए हमें दिख रहा है। अगर हम ट्रिक से याद रखें तो फास्फोडाइएस्टर कहाँ बनता है, तो 5 डैश का फास्फेट ग्रुप और 3 डैश के OH ग्रुप में हमेशा ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दोनों आपस में जुड़ते जाते हैं और इस तरह से एक लंबी सी चेन बनती हुई चली जाती है। अब यहाँ पर ये जो होता है शुगर और फास्फेट का जो बॉन्ड बनता है, इसी को हम आगे समझेंगे, इसी को बैकबोन कहते हैं। बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कौन करता है, तो शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी से बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जस्ट रिमेंबर कि 5 डैश पर हमेशा ही फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। 5 डैश अगर आपको बोल दिया गया या दिखा दिया गया तो वहाँ पर आप बिंदास कहिए कि वहाँ पर क्या है कि फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। और अगर 3 डैश है तो वहाँ पर ऑलवेज OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। 3 डैश पर ऑलवेज OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है।
एक बार से हम दोबारा इसको रिकॉल करते हैं, एक बार से हम दोबारा पूरी तरह से इसको रिकॉल करते हैं कि कैसे इस तरह ये, मतलब एक बार इसको दोबारा से हम रिकॉल करते हैं कि हाउ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म। कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में तो एस्टर बॉन्ड होता है, लेकिन जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है कि तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड्स का 3' का OH जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा। इसी को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो सिंगल स्ट्रैंड भी तो होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड भी होता है। अब हमें ये समझना है कि हाउ ए डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर फॉर्म। डबल स्ट्रैंड कैसे बन जाता है, तो कुछ नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनने के बारे में तो हमने सीख लिया है कि कैसे कैसे बनता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड तो इस तरह से इधर से बनता हुआ चला गया, लेकिन दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन का फॉर्मेशन जब होता है तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे ये थाइमीन है, ये थाइमीन का नाइट्रोजनस बेस है और ये एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हम स्ट्रक्चर पहले देख लिए हैं, स्ट्रक्चर अगर हमें याद रहेगा तो समझ में आएगा। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नाइट्रोजन के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और उसी तरह ऑक्सीजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो थाइमीन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता हुआ हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी तरह से हम देखें साइटोसिन, जब इधर से न्यूक्लियोटाइड आया तो इसके साथ ग्वानिन आ जाता है। तो ग्वानिन में भी आने से क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों आपस में इधर से भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी जो है व्यवस्था अवेलेबल है। तो इस वजह से यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। एक चीज़ हमें और देखना है कि जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा ही एंटी पैरेलल होती है। यानी कि अगर एक की डायरेक्शन 5-3 होती है तो दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। जहाँ यहाँ हमें फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 5-3 की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इधर जो है 5-3 डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। अब ये 5-3 डायरेक्शन डिसाइड कैसे होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर 5 है तो वहाँ फास्फेट ग्रुप जो होगा फ्री होगा, अगर 3 है तो वहाँ पर OH ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा। और इसी तरह से इधर देखिए, अगर 3 है तो यहाँ पर OH ग्रुप आपको फ्री दिख रहा है, और इधर 5 पर आपको फास्फेट ग्रुप फ्री दिख रहा है। तो DNA के जब डबल स्ट्रैंड होता है तो बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल होती हैं, दोनों का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है। ये बात हमें याद रखना होगा, जस्ट रिमेंबर करना होगा, इसको हमें हमेशा के लिए याद रखना होगा। और एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि DNA का जब डबल स्ट्रैंड बनता है तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस ऐसा नहीं है कि किसी से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे प्यूरिन है तो वो हमेशा पायरिमिडीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और पायरिमिडीन है तो प्यूरिन से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कभी भी हमें याद रखना कि कभी भी प्यूरिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, पायरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है थाइमीन का, ये थाइमीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। थाइमीन क्या होता है, तो थाइमीन जो होता है हमें याद होना चाहिए कि थाइमीन जो होता है पायरिमिडीन है। तो पायरिमिडीन के साथ क्या आएगा, पायरिमिडीन के साथ हमेशा ही आएगा, कौन सा आएगा, प्यूरिन आएगा। टी के साथ हमेशा ए आएगा, और ये क्या है, ये प्यूरिन है। टी के साथ हमेशा ए ही आता है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन नहीं आता है। टी के साथ हमेशा ए आता है, और सी के साथ हमेशा जी आता है, और जब जी आता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखता है। यहाँ पर साइटोसिन क्या है, अगेन पायरिमिडीन है, और ग्वानिन क्या है, ये प्यूरिन है।
तो हमेशा यही होगा। अगर मान लीजिए इधर G होता तो इधर C आ जाता, अगर इधर A होता तो इधर D आ जाता। अब अभी तो इधर T है तो इधर A आएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा कि बोथ स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल, दोनों ही एंटी पैरेलल होती हैं। अगर एक की डायरेक्शन 5-3 है तो दूसरे की उसकी अपोजिट होगी। यानी कि अगर इसमें डाउनवर्ड दिख रहा है तो उसकी अपोजिट होगी 5-3। अगर मतलब इधर 5 फास्फेट ग्रुप हमें फ्री दिख रहा है तो इससे इधर जब हम देखेंगे, दूसरे स्टैंड की तरफ देखेंगे तो इधर हमें OH ग्रुप फ्री दिखेगा। दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट हो जाती है। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट चलता है कि पायरिमिडीन्स ऑलवेज लव्स बाइंड विद प्यूरिन्स, या प्यूरिन्स ऑलवेज लव्स बाइंड विद पायरिमिडीन्स। इस तरह से हमें इस बात को रिमेंबर करना होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो वाटसन और क्रिक ने हेलिक्स मॉडल दिया था कि DNA जो है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि DNA जो है वो हमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डबल स्टैंड होता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, और इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।